हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो कि हाउ टू मेक माइंड मैपिंग। दोस्तों, माइंड मैपिंग ये नोट्स बनाने की एक बहुत ही ज़्यादा सटीक, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली, पढ़ा हुआ 100% याद कैसे रखें। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन एंड एग्ज़ाम के वक्त जब लिखने का टाइम आता है तो जो कुछ साल भर इतनी मेहनत से पढ़ा है वो भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पाता। दोस्तों, इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाई थी हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, इसमें मैंने वो सारी टेक्निक्स बताई है जिनको फॉलो करके आप एक बेहतर टेक्निक को अप्लाई करेंगे और पढ़ा हुआ 100% याद रखेंगे। दोस्तों, इन टेक्निक में से ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक थी कि हाउ टू मेक नोट्स। तो दोस्तों, नोट्स जो है वो हमारे स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम कितना याद रख पाएंगे ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे नोट्स बनाए हैं। अगर हमारे नोट्स स्मार्ट नोट्स होंगे तो डेफिनेटली हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो हम 100% याद रख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये स्मार्ट नोट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसे भी समझना ज़रूरी है। और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये हो गई कि हम स्मार्ट नोट्स के बारे में जान तो गए कि इसे कैसे बनाना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन होता यह है कि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, मतलब पढ़कर या सुनकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते नहीं हैं तब तक हम उसे इफ़ेक्टिवली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स, इस वीडियो में हम उन सारी स्टेप्स को जान चुके हैं कि स्मार्ट नोट्स बनाने से पहले हमें क्या क्या स्टेप से होकर गुजरना है और फाइनली नोट्स कैसे बनाने हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रैक्टिकल नॉलेज पर है, उस लाइव प्रूफ पर आधारित है, जो हमें सिखाने वाला है कि स्मार्ट नोट्स आखिर कैसे बनाई जाती है, मतलब माइंड मैपिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे की जाती है। क्योंकि दोस्तों, सुनना, जानना और करना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हम जानते हैं, लेकिन जब उसे हम करने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं स्टक हो जाते हैं। और आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो खास उस प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर बनाया है, उस लाइव प्रूफ के आधार पर बनाया है, जिसे आज मैं देने वाली हूँ। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं ये माइंड मैपिंग। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि इसके पहले जो 2 वीडियो बने हुए हैं इस पर बेस्ड, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि माइंड मैपिंग ये तभी पॉसिबल है जब हम उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसका थोरोली नॉलेज ले चुके हैं, उसे प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर चुके हैं। माइंड मैपिंग जो है वो आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए काम में नहीं आने वाली है, या उसे टोटल जो पैराग्राफ के फॉर्म में जो आंसर हमें लिखने हैं वो लर्न करवाने के लिए नहीं है। इसका मेन मोटो है कि हमने जो कुछ लर्न किया है, जो कुछ समझा है, उसे प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में स्टोर करना है, और स्टोर ही नहीं करना है बल्कि उसे रिटेन भी करना है। एग्ज़ाम के समय जब लिखने का वक्त आता है तो जो कुछ हमने साल भर पढ़ा है उसे प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में याद करके लिखना, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम कितना जानते हैं वो ज़रूरी नहीं दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर स्कोर करना है तो हम कितना लिख पाते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लिखने के लिए हमें वो याद आना चाहिए, और वो याद लाने वाला काम ही ये माइंड मैपिंग कराती है। तो दोस्तों, इसलिए वो 2 वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि आप एक सिस्टमेटिक टेक्निक सीख पाए पढ़ाई करने की। साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 का साइंस 1 का चैप्टर है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो दोस्तों, माइंड मैपिंग बनाने के लिए हमें इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, और इसे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए इसके लिए आपने अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो कि इस चैप्टर के अलग अलग सब टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, वो टोटल प्लेलिस्ट में जाकर आप सीरीज पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैप्टर का स्टडी नहीं किया है तो पहले इस चैप्टर को स्टडी कर लीजिए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है माइंड मैपिंग का, मतलब नोट्स बनाने का, वो हम करने वाले हैं। हमारे पास दोस्तों काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल होता है, जैसे ट्यूशन की नोट्स हो गई, देन हमारी स्कूल की नोट्स हो गई, रेफरेंस बुक हो गई, कई तरह की डाइजेस्ट होती है, रेडीमेड नोट्स होती है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमें
सही तरीके से पढ़ाई करना है, उसे सही तरीके से याद करना है, तो अपने खुद के नोट्स बनाना ज़रूरी है। और वो नोट्स पैराग्राफ में बिल्कुल ना बनाएं, इस तरह से माइंड मैप के फॉर्म में बनाएं, तभी आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड पर मैंने टोटल एक चैप्टर के ऊपर एक माइंड मैप बनाया है। दोस्तों, आप न केवल आज माइंड मैप बनाने की टेक्निक सीखने वाले हैं, बल्कि अगर आपने ये चैप्टर को प्रॉपरली स्टडी किया है तो आज उसे सिस्टमेटिकली रिवाइज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगी कि इसमें जो माइंड मैप मैंने पूरे चैप्टर के ऊपर एक ही बोर्ड में बनाया है, मतलब एक ही पेज पर शो कर दिया है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको कंजस्टेड लग रहा है, हाँ है भी कंजस्टेड, और इसे आप और ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाना चाहते हैं, तो आप 2 पेज में भी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 पेज में भी बना सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि आप इस तरह की एक A4 साइज़ की नोटबुक ले लीजिए, जिसमें सारे ब्लैंक पेजेस होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ब्लैंक पेजेस होते हैं। तो आप एक चैप्टर की नोट्स जो है ऐसे 2 पेज में माइंड मैप 2 पार्ट में बना सकते हैं। तो ये A4 साइज़ का बड़ा पेपर होता है दोस्तों, तो इसमें आप इस तरह की अपनी खुद की नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं माइंड मैप बनाने की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सेंटर में लिख दिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि चैप्टर का नाम है। इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं उसे मैंने डिवाइड कर दिए हैं, टॉपिक को सब टॉपिक में भी डिवाइड कर दिए हैं, और हर एक टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, समझा, एनालिसिस किया, क्वेश्चनिंग की, आंसरिंग की। तो इस तरह से डीपली उसको समझ लिया। अब इसे स्टोर करना है अपने माइंड में और एग्जाम के समय उसे याद भी रखना है। इसलिए अब बनाते हैं माइंड मैप। चलिए। तो दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में 4 तरह के क्लासिफिकेशंस हुए थे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो था डोबेरेनर्स ट्राइड। सेकेंड था दोस्तों न्यूलैंड्स ऑक्टेव। देन थर्ड था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और जो फोर्थ है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है डोबेरेनर ट्राइड्स, उसके ऊपर लिखा है एटॉमिक मास। न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो है उसके भी साइड में लिखा है एटॉमिक मास। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके भी पास कनेक्टेड है एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस हमें दिख रहा है, इसलिए हमें यहाँ कलर भी चेंज कर दिया। ये सब एटॉमिक मास लिखा है तो ब्लैक कलर से लिख दिया, और यहाँ एटॉमिक नंबर है तो हमने इसे रेड कलर से लिख दिया। अब ऐसा क्या था, तो ये सारे जो 3 जो क्लासिफिकेशन हुए थे उन सभी में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट की थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग की थी, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो जो अरेंजमेंट थी वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में की गई थी। तो इसलिए हमने यहाँ डिफरेंस दिखा दिया कि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है, और बाकी जो 3 है वो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। चलिए, अब जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानते हैं। तो डोबेरेनर ट्राइड्स जो है वो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स थे, मतलब 3 एलिमेंट्स के उन्होंने ग्रुप बनाए। 3 एलिमेंट्स थे, इसीलिए इसका नाम ट्राइड्स है। और हम इसे आगे चल के देखते हैं। तो ये 1817 में ये क्लासिफिकेशन हुआ था। किसने किया था? जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना। कौन से साइंटिस्ट थे? जर्मन साइंटिस्ट, और जिनका नाम था डोबेरेनर्स, इसीलिए उनके नाम पर इस क्लासिफिकेशन को नाम मिल गया डोबेरेनर्स ट्राइड। अब देखते हैं कि डोबेरेनर लॉ क्या है। तो डोबेरेनर लॉ है एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में लॉ पूछा जाए तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आंसर तो हमें पैराग्राफ में ही लिखना है, पॉइंट वाइज ही लिखना है, लेकिन उसे लिखने के लिए याद करना जरूरी है। तो हमने क्या किया कि सारे आंसर से कीवर्ड्स उठा लिए, क्योंकि हर पैराग्राफ में दोस्तों 2 या 3 ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर सारा पैराग्राफ बेस्ड होता है। तो वो जो कीवर्ड्स है आपको उठाने हैं उस पैराग्राफ से और इस माइंड मैप में लगा देने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था उसमें जो मिडल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी के जो 2 एलिमेंट हैं उनके मीन, अरिथमेटिक मीन के बराबर था। ये है डोबेरेनर्स लॉ। अब इसके कुछ लिमिटेशंस थे। तो लिमिटेशंस क्या थे? ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड, मतलब उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी उन सभी को इस तरह से ट्राइड्स के फॉर्म में क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं हुआ। यही एक कमी उसमें रह गई थी। इसीलिए
फिर क्लासिफिकेशन और करने की जरूरत पड़ी, तो फिर उसके बाद न्यूलैंड्स आए, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो उनके क्लासिफिकेशन का नाम था न्यूलैंड्स ऑक्टेव। नाम से ही समझ में आता है, ऑक्टेव मीन्स ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें जो टोटल एलिमेंट्स जो थे जिन्हें न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव में रखे वो थे 56 एलिमेंट। तो 56 एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक। अब इसकी डिस्कवरी कब हुई? तो 1866 में। किसने की? इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था न्यूलैंड, इसलिए इस क्लासिफिकेशन का नाम पड़ गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव। चलिए, अब ये लॉ क्या कहता है? तो लॉ है सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट। तो ये जो ऑक्टेव था, इसमें जो 8 एलिमेंट्स थे उसमें ऐसे पाया गया कि जब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार जब अरेंज कर दिया गया, तो जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, सेम थी, और इसीलिए इसे ऑक्टेव कहा गया है। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, है ना? तो क्या लिमिटेशंस थे? तो यहाँ हमने लिख दिए डीमेरिट्स, मतलब लिमिटेशंस। फर्स्ट है अप टू ओनली कैल्शियम। अब अगर दोस्तों समझा हुआ है टॉपिक, पढ़ा हुआ है, आप जरूर समझ पाएंगे कि इस कीवर्ड का क्या मतलब है। अप टू ओनली कैल्शियम मतलब यहाँ ये जो 56 एलिमेंट अरेंज तो किए गए थे, लेकिन ये जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। बाद में जो है वो कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही थी। तो क्या गड़बड़ियां थी? CONNI टुगेदर इन वन बॉक्स, CENLA टुगेदर इन वन बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? अरेंजमेंट हो नहीं रही थी प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उन्होंने क्या कर दिया? दो दो एलिमेंट को एक ही बॉक्स में रख दिया, जैसे CO और NI को रख दिया, CE और LA को भी रख दिया। नेक्स्ट था CONNI एंड हैलोजन, मीन्स कोबाल्ट निकेल हैलोजन टुगेदर। अब कोबाल्ट और निकेल ये तो मेटल है, तो इन्हें हैलोजेंस के साथ रख दिया, जबकि हैलोजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स तो डिफरेंट प्लेसेस पे होने चाहिए, पर एक ही साथ रखना पड़ा। नेक्स्ट, Fe अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकेल। अब Fe ये तो मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकेल के जैसे मिलती है, तो उसे उनके साथ होना चाहिए, लेकिन Fe को कोबाल्ट और निकेल से दूर रख दिया, और किसके साथ रख दिया? विथ ONS। ONS ऑक्सीजन और सल्फर ये तो नॉन मेटल्स है, तो उनके साथ Fe को रख दिया, जबकि उन Fe की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उन्हें साथ में रख दिया, ये भी गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट है नो प्रोविजन फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। अब सभी एलिमेंट्स तो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन भविष्य में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाले थे उनके लिए तो यहाँ जगह ही नहीं थी कि अगर वो डिस्कवरी होगी तो फिर उन्हें कहाँ रखा जाए। तो दोस्तों ये सारे थे लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, इसलिए फिर और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था दोस्तों वो था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो चलिए देखते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। अब इसके समय क्या हुआ कि 63 एलिमेंट टोटल डिस्कवर हो चुके थे, और उन सभी एलिमेंट्स को इस मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई। अब ये भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही सारे एलिमेंट्स अरेंज किए हुए थे मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल में। ये कब क्लासिफिकेशन हुआ? तो 1869 टू 1872 इसके बीच में ये क्लासिफिकेशन हुआ। किसने किया? रशियन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? मेंडेलिव, डिमित्री मेंडेलिव, इसीलिए मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल ऐसा उस क्लासिफिकेशन को नाम पड़ा। तो अब ये जो मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है? तो चलिए कनेक्शन देख रहे इधर हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो ऐसा पाया जाता है कि कुछ प्रॉपर इंटरवल के बाद, कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है, और ये रिपीटेशन को ही कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। तो ये मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में पाया गया कि प्रॉपर्टीज जो है अगर हम उन्हें इस तरह से रो में अरेंज कर रहे हैं तो ऐसा पाया जा रहा है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं फिर लास्ट का जो एलिमेंट हमें अगर ऐसा नजर आ रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो फिर उसे उधर ना रखते हुए इसके नीचे रख दिया, मतलब इस तरह से फिर और प्रॉपर्टी सेम मिल गई तो उसके नीचे रख दिया, तो उस तरह से एक ग्रुप तैयार हो जाता है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ये था लॉ। पर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, तो चलिए देखते हैं इसके मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। पहले मेरिट्स देख लेते हैं भैया, अच्छाइयों पर बात पहले करते हैं।
तो देखिए मेरिट्स, पहला तो मेरिट था रिवाइज्ड एटॉमिक मासेस, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया गया, मतलब फिर से स्टडी किया गया। जैसे एक एग्जांपल है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया गया था 14.09, लेकिन जब मेंडेलियम ने फिर से स्टडी किया तो ऐसे पाया गया कि बेरियम का एटॉमिक मास जो है वो 9.4 है, 14.0 नहीं है बल्कि 9.4 है, और इसलिए बेरियम को बोरॉन के पहले रख दिया। देखिए यहाँ एरो बनाया है, बेरियम को बोरॉन के पहले रख दिया। नेक्स्ट उसका मेरिट्स था कि केप्ट वैकेंट प्लेसेस। किसके लिए वैकेंट प्लेस रखे उन्होंने? ताकि जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में जो डिस्कवर होने वाले हैं उसके लिए वैकेंट प्लेस रख दिए। ऐसा न्यूलैंड ऑक्टेव में नहीं था, लेकिन मेंडेलिव ने अपनी क्लासिफिकेशन में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह रखी, और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ एलिमेंट को प्रेडिक्ट भी किया कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है वो डिस्कवरी अगर होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज कैसे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें पता है कि 3 एलिमेंट्स थे जिनका नाम उसने रख दिया था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। जो डिस्कवर होने के बाद उनके नाम थे स्कैंडियम, गैलीलियम एंड जर्मेनियम, और इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सभी की सभी सेम थी। तो एक अच्छा प्रेडिक्शन मेंडेलिव ने किया था। नेक्स्ट है जीरो ग्रुप। अब जैसे नोबल गैस एलिमेंट है उनकी डिस्कवरी होना बाकी था, तो जब उनकी डिस्कवरी हुई तो इस मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए एक अलग से ग्रुप बना दिया जिसको नाम दिया जीरो ग्रुप, और उस जीरो ग्रुप में उसने सारे नोबल गैस एलिमेंट्स को रख। तो ये सारे थे मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। अब डीमेरिट्स देखते हैं। ये हो गए मेरिट्स, इसके नीचे हो गए डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में देखिए पढ़ सकते हैं कोबाल्ट निकेल। अब कोबाल्ट निकेल का यहाँ प्लेस लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में, और यहाँ एटॉमिक मासेस लिख दिए 59। तो इनके प्लेसेस को लेकर एक एम्बिग्युइटी थी कि इन्हें कहाँ रखे। दो एलिमेंट है तो क्या इन्हें साथ में रख दे क्योंकि इनके एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एक ही बॉक्स में दो दो एलिमेंट कैसे रखें। तो ये एक एम्बिग्युइटी थी रिगार्डिंग टू प्लेस ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल की सेम एटॉमिक मास होने की वजह से क्या सेम जगह पर रख दे, पर एक बॉक्स में तो एक ही एलिमेंट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का भी प्रॉब्लम था कि इन्हें कहाँ रखे, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं वो भी यहाँ लिखा है शॉर्ट में कि डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स जो है वो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। अब एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं तो उन्हें डिफरेंट प्लेस पे रखना चाहिए, लेकिन ये आइसोटोप्स है इसलिए इनकी आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट है इसलिए इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है। अब सेम प्रॉपर्टी है तो क्या सेम जगह पर रख दें, लेकिन एटॉमिक मास तो डिफरेंट है तो क्या अलग रख दे। तो ये आइसोटोप्स का प्रॉब्लम था कि बेचारे आइसोटोप्स को रखे तो रखे कहाँ। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में भी डिफिकल्टी आ रही थी। प्रेडिक्शन किसका? जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, मतलब खास तौर से जो दो हैवी एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो अब भी डिस्कवर्ड होना बाकी है, इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल था। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके ही भी एम्बिग्युइटी थी कि उसको अल्कली के साथ रखे कि हैलोजन के साथ रखे। अल्कली जो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उससे हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच करती है, तो उसे हैलोजन के साथ रख दे या फिर अल्कली मेटल के साथ फर्स्ट ग्रुप में रख दे। ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक कंफ्यूजन था, है ना, ये एक असमंजस था। तो ये सारे थे डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप चाहे तो दोस्तों इस टॉपिक पर जो माइंड मैपिंग है वो अलग पेज पर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पेज पर अगर आप सब कुछ करेंगे तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपको कंजस्टेड लगेगा, क्राउडेड लगेगा, और इसीलिए आप इसे और ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर भी कर सकते हैं। तो जैसे इस एक पेज पर आ गया हमारा डोबेरियन ट्राइड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव एंड देन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, और जो सेकंड पेज है उसमें हम कर देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने देखा कि यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा गया है, बाकी सब जगह यहाँ एटॉमिक मास हमने लिखा हुआ था। ये एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बस एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही ऐसा है जो आज दिन तक हम स्टडी कर रहे हैं और जिसमें एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग की है। इसके पहले के जो सारे क्लासिफिकेशन थे उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार थी।
तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये कब तैयार हुआ? 1930 में। किसने किया? इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मोसले। अब यहाँ हमने हेनरी मोसले साइंटिस्ट का नाम लिख दिया है क्योंकि इनके नाम पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिखा है। क्यों? क्योंकि एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद ही उन्होंने ये लॉ को डिराइव किया। उनकी समझ में ये चीज आई कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एटॉमिक नंबर मतलब जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तब ऐसा पाया जाता है कि कुछ प्रॉपर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन शो कर रही है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था, मतलब किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें है पीरियड्स। कितने पीरियड्स है? टोटल 7 पीरियड्स है जिनको नंबरिंग की गई है 1 to 7। ये है हॉरिजॉन्टल रोज। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसे पीरियड्स कहा जाता है। देन ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब है कॉलम। वर्टिकल कॉलम्स जो है उसे ग्रुप्स कहा जाता है। कितने कॉलम्स है? 18 कॉलम्स है। उन्हें नंबरिंग की है 1 to 18। और इन पीरियड्स और कॉलम्स से जो बॉक्सेस बन गए हैं वो कितने हैं? 118 बॉक्सेस फॉर 118 एलिमेंट्स। नाउ लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज के आगे मैंने लिखा है P6G3। इसका मतलब क्या है? अगर टॉपिक पढ़ा है तो समझ में आ रहा है। P6 मतलब पीरियड नंबर 6 एंड G3 मतलब ग्रुप नंबर 3। मतलब लैंथेनाइट सीरीज जो है वो पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3 का ही पार्ट है। पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3 में हमें जो एलिमेंट्स नजर आता है वो है लैंथेनम। तो दोस्तों लैंथेनम से मिलती हुई प्रॉपर्टी वाले टोटल 14 एलिमेंट्स थे। अब उन सभी एलिमेंट्स को तो एक ही बॉक्स में रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब न करते हुए उसके नीचे 2 सीरीज बनाई गई, जिसमें से पहली सीरीज है लैंथेनाइट सीरीज जिसमें टोटल 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिलती है जो है La2Lu। देन है एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज के नीचे ही एक्टिनाइट सीरीज है जो कि P7G3 मतलब पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3 का ही पार्ट है। वहां हमें दिखता है एक्टिनम। तो एक्टिनम से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाले भी 14 एलिमेंट्स थे, उन सभी को रख दिया है एक्टिनाइट सीरीज में जो कि इनकम्प्लीट सीरीज है। यहाँ हम इनकम्प्लीट भी लिख सकते हैं। AC2LR उसमें सारे एलिमेंट्स है। देन है 3.4 ब्लॉक्स। मतलब एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के उन्हें 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वो 4 ब्लॉक्स है S P D F। यस ब्लॉक जो है उसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आता है। P ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 ग्रुप आते हैं। D ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं। और यह ब्लॉक में लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज आते हैं। देन फोर्थ जो है वो हमने लिखा है मेटल्स L, नॉन मेटल्स R, मेटलॉइड्स ZZ। अब ये क्या चीज है? तो अगर स्टडी किया है तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था जो कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये हमें पीरियोडिक टेबल में क्लियर नजर आता है। हमें वहां एक जिगजैग लाइन नजर आती है। जिगजैग लाइन के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया मेटलॉइड्स ZZ। ZZ मीन जिगजैग लाइन। अलोंग द जिगजैग लाइन जो भी एलिमेंट्स है वो सभी मेटलॉइड्स हैं। जिगजैग लाइन के लेफ्ट में L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट में जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है और जो राइट में है वो नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर इनमें एक क्लियर रिलेशन इस पीरियोडिक टेबल में हमें नजर आता है। कैसे? तो नंबर 1 पीरियड्स। पीरियड्स में हम देखेंगे प्रॉपर्टी चेंजेस फ्रॉम L to R मींस लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स को लेफ्ट टू राइट अगर ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसे दिखता है कि प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है। ग्रुप्स में क्या नजर आता है? सेम ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टी एंड ग्रेडेशन। मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी या फिर ग्रेडेशन होगा। ग्रेडेशन मतलब अगर प्रॉपर्टीज में चेंज भी अगर हो रहा है तो एक प्रॉपर ऑर्डर में हो रहा है। आइदर कोई प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं कि कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज, इस तरह से नहीं है। तो एक रेगुलर पैटर्न में ही हमें वो चेंजेस नजर आते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेडेशन। देन नेक्स्ट है ग्रुप्स एंड
वी इलेक्ट्रॉन। वी इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें समझ में आ जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आउटर मोस्ट शेल को भी वैलेंस शेल कहा जाता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे देखिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। 10 + 3 ये हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में समझा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वो 10 + 4 मतलब 14 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वो 10 + 5 मीन्स 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 17 ग्रुप का एलिमेंट है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो वो 18th ग्रुप मतलब 0 ग्रुप का एलिमेंट है, वो नोबल गैस एलिमेंट है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड में हमने 3 प्रॉपर्टी स्टडी की थी, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो है दोस्तों, इसका जो डेफिनेशन है वो 2 तरह से है। पहला तरीका क्या है? फॉर द एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें वैलेंट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, मतलब 4 या 4 से कम है, तो उनकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 है तो उनकी वैलेंसी भी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितनी होगी। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 है। लेकिन इसके आगे ऐसा नहीं होगा। तो फॉर एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंसी जो है वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 5 नहीं होगी, 8 माइनस 5 होगी। 8 माइनस 5 मीन्स 3 होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 6 नहीं होगी, कितनी होगी? 8 माइनस 6 मीन्स 2 होगी। तो दोस्तों एक्चुअली ऑक्टेट कंप्लीट करने को, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने को जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड जो होते हैं वही होती है वैलेंसी। अगर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 3, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 1, और वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो 0 ग्रुप के अगर एलिमेंट्स है, नोबल गैस एलिमेंट है तो स्टेबल होते हैं, उनकी वैलेंसी होती है 0। इसीलिए वो इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों पीरियड्स में अगर हम देखें तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। पीरियड्स में हम देखते हैं दोस्तों पहले मेटल्स है, फिर मेटालॉइड्स है, फिर नॉन मेटल्स है। तो स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि वैलेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब हम लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप्स सेम, ग्रुप को हम ऑब्जर्व करते हैं टॉप टू बॉटम, तो वैलेंसी सेम। मतलब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 2, इस तरह से हमें दिखता है। और अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 3, 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी 4, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था। तो इसमें ऐसा दिखता है कि सेम ग्रुप सेम वैलेंसी। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स सभी की वैलेंसी सेम होने वाली है, सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स सभी की वैलेंसी सेम होने वाली है। तो इस तरह से वैलेंसी में हम पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के लिए हमें समझना होगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। एटम, ये हो गया हमारा एटम, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, और ऐसे होते हैं ऑर्बिट्स या शेल। तो ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, इसमें का जो डिस्टेंस है वो है एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी तो एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा, अगर एटॉमिक रेडियस कम होगी तो साइज भी कम होगा। ओके, अब देखिए इसमें हमने लिखा है उसका यूनिट।
एटॉमिक रेडियस का यूनिट है पिकोमीटर, पीएम लिखा है मींस पिकोमीटर। देन 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। अब पीरियड्स में अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो पीरियड्स में क्या हो रहा है, यहाँ पीरियड्स और ग्रुप आप देख सकते हैं, पीरियड्स में डिक्रीजेस मींस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस और ग्रुप्स में क्या हो रहा है इंक्रीजेस। रीजन आपको पता होगा कि पीरियड्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहती है, मतलब सेकंड पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल्स भी 2 रहेगी, थर्ड पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल्स 3 रहेगी, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट अगर ऑब्जर्व करें तो इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो निगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। और लेफ्ट टू राइट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस पे का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। सेम ही शेल में मतलब नंबर ऑफ शेल तो सेम है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मीन्स निगेटिव चार्ज जो है गोज ऑन इंक्रीजेस। निगेटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता जाएगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होती है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में डिक्रीज होती है। जबकि पीरियड्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हम देखेंगे तो 1 बाय 1 अगर हम एलिमेंट को टॉप टू बॉटम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे एक एक शेल बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर 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 होता जा रहा है। तो उस वजह से क्या होता है प्लेट्स में जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है और ग्रुप्स में इंक्रीज हो रही है। इसी से रिलेटेड थर्ड टॉपिक है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में हम देखते हैं कि पहले मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जबकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ओके, अब यहाँ हमने लिख दिया मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लूज इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख दिया। देन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव दैट मींस गेन इलेक्ट्रॉन, एकदम शॉर्ट में लिख दिया। मतलब हमें डेफिनेशन पूरी याद तो है पर उसे याद रखना है ना, याद है और याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है। तो याद रखने के लिए ये है नोट्स। तो यहाँ ने लिख दिया मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव, गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ मैंने लिखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मतलब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही अगर कम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो सीधे सीधे हमें बस एक ही चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। दैट मींस इफ एटॉमिक मास इंक्रीजेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आल्सो increases. If atomic mass decreases then electropositivity is also decreases. और हमने अभी देखा था कि पीरियड्स में एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड्स को ऑब्जर्व करें तो डिक्रीज होगी। यहाँ हमने लिख दिया देखो पीरियड्स डिक्रीजेस, यहाँ भी लिखा है पीरियड डिक्रीजेस, क्योंकि अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज होगी। और ग्रुप्स में लिखा है इंक्रीजेस, मतलब ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये थी दोस्तों माइंड मैपिंग। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि आखिर माइंड मैप्स कैसे बनाना है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। शुरुआत में थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद शायद वो डिफिकल्ट ना लगे, और इसे प्रैक्टिस कीजिए। हर चैप्टर की इस तरह से नोट्स बनाइए, क्योंकि दोस्तों ये एक जबरदस्त टेक्निक है, ये आपको आपके एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इस तरह से पहले टॉपिक को समझ लीजिए और उसके बाद माइंड मैपिंग बनाना है, ताकि आप पढ़ा हुआ सब कुछ याद रख पाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ,
और मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊं इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आप उससे बेनिफिट ले सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक और वीडियो के साथ, जो कि होगा और भी ज्यादा बेहतरीन। टिल देन, बाय बाय।